दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार का अध्याय 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सबसे पहले जानते हैं परिचय। दोस्तों इस अध्याय में हम पिछले 69 वर्षों से अधिक के दौरान संविधान के क्रियान्वयन और भारत की शासन प्रणाली में उसकी भूमिका पर विचार करेंगे। और इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप ये बातें समझ पाएंगे कि भारतीय संविधान को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि संविधान में कई संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन इसका मूल स्वरूप नहीं बदला है। इसके अलावा संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और चौथी बात यह कि यह संविधान एक ऐसा दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी क्या संविधान में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, परिस्थितिगत बदलाव, सामाजिक परिवर्तनों और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया है। सोवियत संघ में 74 वर्षों के दौरान 1918, 1924, 1936 और 1977 में संविधान 4 बार बदला गया। 1991 में वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया और जल्दी ही सोवियत गणराज्य भी बिखर गया। इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहाँ रूसी गणराज्यों का नए सिरे से गठन किया गया और अब 1993 में एक नया संविधान अंगीकार किया गया। भारत की ओर अगर जो हम नज़र दौड़ाएं तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। तब से लेकर आज तक 69 वर्ष, या यूँ कहें कि आज जब हम देख रहे हैं तो 72 वर्ष बीत चुके हैं और यह संविधान लगातार काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम करती है। तो क्या हम यह मानें कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें किसी बदलाव की ज़रूरत ही नहीं है? क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलावों और घटनाओं का अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था? एक अर्थ में दोनों ही बातें ठीक हैं। यह बात सही है कि हमें एक मजबूत संविधान विरासत में मिला है और इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। इसके साथ ये बात भी सही है कि हमारे संविधान निर्माता अत्यंत दूरदर्शी थे। उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय कर लिया था। लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता जिसे बदलने की आवश्यकता न पड़े। तो ये बदलाव भारतीय संविधान में किस प्रकार हुए हैं तो आप जानते हैं, विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से ये बदलाव हुए हैं। लेकिन भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसमें संविधान की मूल संरचना नहीं बदलने पाई है। अगर हम फ्रांस के संविधान की बात करें तो फ्रांस ने भी 200 वर्षों के दौरान कई संविधान अपनाए। क्रांति के बाद और नेपोलियन के शासनकाल में वहाँ संविधान को लेकर लगातार प्रयोग चलते रहे। क्रांति के बाद 1793 में वहाँ पर यानी फ्रांस में एक नया संविधान तैयार किया गया, जिसको कि प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र कहा जाता है। 1848 में वहाँ पर दूसरा संविधान लागू हुआ और उसी के साथ बना दूसरा फ्रांसीसी गणतंत्र। इसके अलावा 1875 में तीसरा फ्रांसीसी गणतंत्र बना, यानी तीसरी बार एक नया संविधान अपनाया गया। और संविधान निर्माण के क्षेत्र में फ्रांस ने चौथा प्रयोग 1946 में किया और अंततः वहाँ 1958 में एक और संविधान के साथ पंचम गणतंत्र यानी पांचवें गणतंत्र की स्थापना की गई। दोस्तों यहाँ पर इस बच्ची के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि जान पड़ता है कि संवैधानिक बदलाव और राजनीतिक विकास क्रम का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। दोस्तों भारतीय संविधान की हम बात कर रहे थे तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि एक संविधान आखिर हमारे यहाँ इतने दिनों से कैसे काम कर रहा है। और इस प्रश्न का एक उत्तर है कि हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया है कि समय की ज़रूरत को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान के व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि किसी संवैधानिक बात की एक से ज़्यादा व्याख्याएं हो सकें।
कहने का मतलब ये है कि हमारा संविधान लचीला है। इसके अलावा न्यायालय यानी अदालत के फैसले और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। और इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब न बनकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो गया है। जीवंत दस्तावेज का मतलब ये है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव आते रहते हैं, जिससे कि संविधान स्थिर और जड़ता से बच जाता है। दोस्तों, समय के एक खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह तो स्वाभाविक ही है कि उस खास वक्त में समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उनके समाधान के प्रयासों की झलक संविधान के प्रावधानों में दिखाई देगी। लेकिन संविधान को बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे आने वाले समय में वह सरकारों के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करे। इसीलिए दोस्तों, किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में भी सक्षम होना चाहिए। यानी अगर आज हम कोई संविधान बना रहे हैं तो हम ये सोचकर बनाएं कि आगे जो भी परिवर्तन होंगे उनके अनुकूल संविधान में कुछ लचीलापन या परिवर्तन किया जा सके। इस अर्थ में संविधान न केवल समकालीन परिस्थितियों और प्रश्नों से जुड़ा होता है, बल्कि उसके कई सारे तत्व अस्थायी महत्व के होते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज भी नहीं होता है। संविधान की रचना मनुष्य ही करते हैं और इस नाते उसमें हमेशा संशोधन, बदलाव और पुनर्विचार की गुंजाइश रहती है। समय तथा परिस्थितियों के अनुसार जो कानून जो है अप्रासंगिक हो जाते हैं, उनके जगह पर नए कानून लाए जाते हैं। संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। लेकिन इस संबंध में हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा भी होता है और इस दृष्टि से संविधान एक ऐसा उपकरण होता है जिसे समाज खुद अपने लिए गढ़ता है। संविधान की यह दोहरी भूमिका संविधान की हैसियत को लेकर कुछ मुश्किल सवाल खड़े करती है। क्या संविधान इतना पवित्र दस्तावेज होता है कि इसमें कोई बदलाव किया ही नहीं जा सकता? दूसरी तरफ देखें तो यह पूछा जा सकता है कि क्या यह इतना आम फहम मसला है कि उसमें सामान्य कानून की तरह जब चाहे बदलाव किए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अमेरिका का संविधान 200 वर्ष पहले अस्तित्व में आया था और तब से लेकर आज तक उसमें केवल 27 संशोधन किए गए हैं और ये एक दिलचस्प बात है, जबकि हमारे संविधान में 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माताओं को इस समस्या का आभास था, इसलिए उन्होंने संविधान में एक संतुलन यानी बैलेंस पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने संविधान को सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा दिया ताकि आने वाली जो जनरेशन है यानी पीढ़ियां हैं उसे सम्मान की दृष्टि से देखें। साथ ही संविधान बनाते समय उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी वे इस बात को लेकर सचेत थे कि किसी मुद्दे पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती थी। वे जानते थे कि जब समाज किसी मत विशेष की ओर ज़्यादा आकृष्ट होगा तब संविधान के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाएगी। इसलिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा गया, यानी उसे पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ इतना लचीला भी बनाया गया कि उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप यथोचित बदलाव किए जा सके। यथोचित का मतलब ये है कि जो उचित हो, बेवजह और फालतू के बदलाव नहीं। दूसरे शब्दों में, हमारा संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है। इसमें किसी भी स्थिति के बारे में अंतिम निर्णय देने से बचा गया है। यह कोई अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बात आपको जानना जरूरी है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, तो इसके लिए आइए जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 को। आर्टिकल 368, इसमें ये कहा गया है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, पहले से ही विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा सकती है। दोस्तों, पहले ही हम कह चुके हैं कि हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे।
संविधान को इतना लचीला होना ही चाहिए कि उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जा सके, लेकिन साथ ही इसे अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलावों से बचाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे। यानी हमारा संविधान कैसे एक साथ लचीला और एक साथ कठोर हो सकता है, ये जो है संतुलन की एक मिसाल है। यहाँ लचीले का मतलब है कि परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि, और कठोर का अर्थ है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। जिन संविधानों में संशोधन करना मुश्किल होता है, ऐसे संविधानों को कठोर या जो है रिजिड संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान में दोस्तों लचीलापन और कठोरता दोनों तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान न तो अधिक लचीला न तो अधिक कठोर है, बल्कि इन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। दोस्तों, संविधान निर्माता ये जानते थे कि संविधान में त्रुटियां हो सकती हैं। वे समझते थे कि संविधान पूरी तरह दोषमुक्त नहीं हो सकता। वे संविधान को एक ऐसा रूप देना चाहते थे कि त्रुटि सामने आने पर उसका निवारण आसानी से किया जा सके। और इस संविधान के कुछ प्रावधानों का स्वरूप अस्थायी था, और इनके बारे में यह राय अपनाई गई थी कि नई संसद का गठन होने पर या बाद में इन प्रावधानों को हटा लिया जाएगा। हमारा संविधान एक संघीय राज्य व्यवस्था बनाने के पक्ष में था, इसलिए उसमें ऐसे प्रावधान किए गए थे कि राज्यों की शक्तियों का उनकी सहमति के बिना नहीं हटाया जा सके। इसके कुछ पक्ष इतने केंद्रीय महत्व के थे कि संविधान निर्माता उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर रखना चाहते थे। इसलिए इन प्रावधानों की संशोधन प्रक्रिया को कठोर बनाना आवश्यक था, और यही वजह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने पड़े। दोस्तों, इसमें आपने जाना कि लचीला और कठोर संविधान क्या होता है, और भारतीय संविधान किस प्रकार लचीले और कठोरता के मध्य समन्वय स्थापित करता है। अब आइए देखते हैं भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसके बारे में। दोस्तों देखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार की है। एक तो संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार। दूसरी बात, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग, देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार। और तीसरा, विशेष बहुमत यानी कुल राज्यों की आधी विधायिकाओं के अनुसार अनुच्छेद 368 में। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 368 के अनुसार जो है, और संसद में सामान्य बहुमत के अनुसार, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार की जो है हमारे यहाँ अपनाई गई है। संविधान में कई अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको जो है सीधा, सरल या सामान्य संशोधन कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के संशोधन और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता है, और संविधान के इन हिस्सों को काफ़ी लचीला बनाया गया है। आगे संविधान के 2 अनुच्छेद दिए गए हैं। इनको आप देखिए कि इन अनुच्छेदों में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है। विधि द्वारा यानी बाय लॉज, तो इसका प्रयोग किया गया है, और इसका अर्थ है कि संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। और संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संसद इसी सरल तरीके से संशोधन करती है। यहाँ पर अनुच्छेद 2 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है, और दूसरा है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है। तो ये बहुत ही देखिए सामान्य से संशोधन के तरीके हैं। संविधान के शेष खंडों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके दिए गए हैं, और ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते हैं। एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात कही गई है। दूसरा तरीका ज़्यादा कठोर है, और इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानपालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये ध्यान रखना जरूरी है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संसद से ही शुरू होती है। संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी जैसे संविधान आयोग या अन्य निकाय की संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है।
दोस्तों, अगर कुछ राज्य संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो क्या उनकी बात सुनी जाएगी? क्या राज्य अपनी तरफ से संशोधन का प्रस्ताव ला सकते हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार संसद या कुछ मामलों में राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के बाद इस संशोधन को पुष्ट करने के लिए किसी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य सभी विधेयकों की तरह देखा जाए तो संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है। इन बातों से पता चलता है कि संशोधन की प्रक्रिया कितनी कठोर और जटिल हो सकती है। हमारे संविधान में दोस्तों इन जटिलताओं से बचा गया है। हमारे यहाँ संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि संशोधन के प्रश्न पर अंतिम राय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की होती है। इसका अर्थ है कि संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी संसदीय संप्रभुता में निहित है। अब विशेष बहुमत की बात करें तो दोस्तों चुनाव, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित अध्याय में हम उन प्रावधानों का अध्ययन कर चुके हैं जिसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। एक बार पुनः याद करें कि विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है। सामान्यतः विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए या उदाहरण के तौर पर सदन में 247 सदस्य उपस्थित हैं। ये सभी सदस्य किसी विधेयक पर मतदान करते हैं। अगर इन सदस्यों में कम से कम 124 सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो इस विधेयक को पारित माना जाएगा, लेकिन संशोधन विधेयक पर या अमेंडमेंट बिल पर यह बात लागू नहीं होती है। क्यों? तो संविधान में संशोधन करने के लिए दो प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए, और दूसरी बात यह कि संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता। आखिर विशेष बहुमत का औचित्य क्या है? तो दोस्तों लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है, और अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हों तो विधेयक पारित करने के लिए 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। और कल्पना करें कि लोकसभा के 400 सदस्यों ने किसी विधेयक पर होने वाले मतदान में भाग लिया है, तो इस विधेयक को पारित करने के लिए कितने सदस्यों का जो है दोस्तों आवश्यकता होगी? इसके अलावा संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ स्वतंत्र रूप से जो है पारित किया जाना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जब तक प्रस्तावित विधेयक पर पर्याप्त सहमति न बन पाए तब तक उसे पारित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यही है। सत्तारूढ़ दल काफ़ी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध के बावजूद बजट या अपनी पसंद का विधेयक पारित करा सकता है, लेकिन अगर यह दल संविधान में संशोधन कराना चाहता है तो उसे कुछ विपक्षी दलों को विश्वास में लाना पड़ेगा। और इस तरह संशोधन प्रक्रिया के पीछे बुनियादी भावना ये है कि उसमें राजनीतिक दलों और सांसदों की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। इसमें ये होता है दोस्तों कि यदि सत्तारूढ़ दल काफ़ी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध के बावजूद संसद में अपनी पसंद का विधेयक पारित करा सकता है, लेकिन अगर यह दल संविधान में संशोधन करना चाहता है तो उसे कुछ विपक्षी दलों को विश्वास में लेना पड़ेगा। इस तरह संशोधन प्रक्रिया के पीछे बुनियादी भावना ये है कि उसमें राजनीतिक दलों और सांसदों की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर जो संशोधन की बात करें तो विश्व के आधुनिकतम संविधानों में संशोधन की प्रक्रियाओं के दो सिद्धांत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। एक सिद्धांत विशेष बहुमत का, उदाहरण के लिए अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस आदि में संविधानों में इस सिद्धांत का समावेश किया गया है। अमेरिका में 2/3 बहुमत का सिद्धांत लागू है, जबकि दक्षिण अफ्रीका और रूस जैसे देशों में 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा सिद्धांत संशोधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी का, और यह सिद्धांत कई आधुनिक संविधानों में अपनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण स्विट्जरलैंड का संविधान है। इसमें जनता को संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है, और रूस और इटली अन्य ऐसे देश हैं जहां जनता को संविधान में संशोधन का या संसद के संशोधन के अनुमोदन का अधिकार दिया गया है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है कि जो लोग संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें केवल 2/3 बहुमत प्राप्त करना है, और यदि वे इतना भी प्राप्त नहीं कर सकते तो यह नहीं समझा जा सकता कि जनसाधारण उनके असंतोष में उनका साथ दे रहा है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संसदीय बहुमत की बात नहीं कर रहे हैं, इस संदर्भ में जनता की राय का उल्लेख भी करते हैं। इससे पता चलता है कि बहुमत की धारणा के पीछे जनमत की भावना काम करती है और जनमत का यही सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये संविधान सभा के वाद विवाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन था संशोधन के संबंध में। राज्यों द्वारा अनुमोदन की बात देखते हैं। दोस्तों, संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत पर्याप्त नहीं होता है। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित या जन प्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श करना और उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। पीछे हमने संविधान की संघीय प्रकृति के बारे में अध्ययन किया है, और संघीय संरचना का अर्थ ये है कि राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं करती। संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएं किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती, तब तक वह संशोधन प्रभावी नहीं माना जाता। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि संविधान के कुछ हिस्सों के बारे में राजनीति से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है। इस प्रावधान में राज्यों के अधिकारों को भी जगह दी गई है। इसके अंतर्गत दोस्तों, राज्यों को संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। जब कोई ऐसा मामला हो संशोधन का जिसमें राज्य प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे, जैसे संशोधन की प्रक्रिया कठोर होने के बावजूद उसे फिर भी काफ़ी हद तक लचीला बनाया गया है। हम देख सकते हैं कि संशोधन के लिए केवल आधे राज्यों के लिए अनुमोदन और राज्य विधान पालिकाओं के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार देखा जा सकता है कि शर्तों की कठोरता के बावजूद संशोधन करने की प्रक्रिया अव्यवहारिक नहीं है। संक्षेप में, भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया में राज्यों को सीमित भूमिका दी गई है। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को इतना आसान नहीं बना दिया जाना चाहिए कि उनके साथ जब चाहे छेड़खानी की जा सके, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का ख्याल भी रखा कि भावी पीढ़ियां अपने समय की ज़रूरतों के हिसाब से इसमें आवश्यक संशोधन कर सकें, और ये दोस्तों बहुत ही दूरदर्शी सोच का परिणाम है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए हैं। 26 जनवरी 2019 को हमारे संविधान को लागू हुए 69 वर्ष हो चुके थे। 12 जनवरी 2019 तक इसमें कुल 103 संशोधन किए जा चुके थे, और वर्तमान में 104 संशोधन किए जा चुके हैं। दोस्तों, संशोधन प्रक्रिया की कठोरता को देखते हुए संशोधन की ये संख्या काफ़ी बड़ी मानी जाएगी। और आइए देखते हैं कि इतने सारे संशोधनों के पीछे क्या वजहें रही हैं। आइए देखते हैं संविधान संशोधनों के इतिहास के बारे में। दोस्तों देखिए, एक ग्राफ है अगले पन्ने पे, उसमें हम देखेंगे एक ही सूचना को दो भिन्न तरीकों से दर्शाया गया है। पहले ग्राफ में प्रत्येक 10 वर्ष के दौरान हुए संवैधानिक संशोधनों की संख्या को, और इसके दिए हुए स्तंभ में उस अवधि के दौरान संशोधन की संख्या को चिन्हित करते हैं। दूसरे ग्राफ में प्रत्येक 10 वर्ष में संशोधनों की अवधि को दिखाया गया है, और आप पाते हैं कि 1970 से 1990 के 2 दशकों के दौरान बड़े स्तर पर संशोधन हुए। और दूसरी ग्राफ में ये है कि 1974 से 1976 के बीच 3 वर्षों के अंतराल में 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। पुनः 2001 से 2003 तक ठीक 3 वर्षों के दौरान भी 10 संविधान संशोधन किए गए। और हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में ये 2 कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। पहले कालखंड में कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस पार्टी को संसद में भारी बहुमत था। लोकसभा में उसके 352 सदस्य थे, और ज़्यादातर राज्य विधानसभाओं में यह बहुमत की स्थिति में थी। दूसरी ओर 2001 से 2003 के बीच का काल गठबंधन की राजनीति का यानी कोalition गवर्नमेंट का काल माना जाता है। यह एक ऐसा काल था जिसमें विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें काम कर रही थीं, और इस काल की एक अन्य विशेषता भाजपा और इसके विरोधी दलों के बीच कटु प्रतिद्वंदिता थी। लेकिन इस काल में 10 संशोधन किए गए, इसलिए ये संशोधन केवल सत्ताधारी पार्टी के बहुमत पर निर्भर नहीं करते थे, और यही प्रयास कि जो जनप्रतिनिधि हैं संशोधनों में उन सभी की भूमिका हो, इसीलिए भारतीय संविधान में जो विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत का प्रावधान किया गया है।
देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं, संशोधनों की संख्या को लेकर हमेशा आलोचना होती रही है। ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन किए गए हैं। बाहरी तौर पर देखा जाए तो 72 साल में 104 संशोधन, ये अजीब है। लेकिन दोस्तों, संशोधनों के पीछे केवल राजनीतिक सोच ही प्रमुख नहीं रही है। संविधान के पहले दशक को छोड़कर शेष दशकों में संशोधनों की एक धारा सी बहने लगती है। इसका अर्थ ये है कि संशोधनों के पीछे सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच बहुत मायने नहीं रखती थी, बल्कि ये संशोधन समय की जरूरतों के अनुसार किए गए थे। क्या इसके पीछे मूल संविधान की कुछ कमजोरियां काम कर रही थीं, या संविधान ही बहुत अधिक लचीला है? आइए देखते हैं संशोधनों की विषय वस्तु के बारे में। दोस्तों, अब तक किए गए संशोधनों की 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे संशोधन शामिल किए गए हैं जो तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के हैं, और ये संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाने, उनकी व्याख्या करने और छिटपुट संविधान संशोधन से संबंधित हैं। उन्हें केवल सिर्फ तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जा सकता है। वास्तव में वे इन उपबंधों में कोई विशेष बदलाव नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर पहली श्रेणी में वे संशोधन हैं जो तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के हैं। इसके अलावा दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष, ये 15वां संशोधन। और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन 54वां संशोधन इस बात के उदाहरण हैं। एक अन्य उदाहरण के तौर पर हम विधायिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी उपबंधों को ला सकते हैं। मूल उपबंध में रिजर्वेशन की बात 10 वर्ष की अवधि के लिए कही गई थी, लेकिन इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के इस अवधि के प्रत्येक 10 वर्षों की समाप्ति पर एक संशोधन द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाना आवश्यक समझा गया। और इस संबंध में अब तक 6 संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन इन संशोधनों से मूल उपबंधों में कोई अंतर नहीं आया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो पहले प्रकार के संशोधन की बात हम कर रहे हैं, ये केवल तकनीकी संशोधन है। दोस्तों, यहाँ पर ये बच्चा सोचता है कि हाँ, मुझे लगता है कि हमें संशोधनों की संख्या की बजाय बदलावों पर ध्यान देना चाहिए, और राजनीति के छात्र होने के नाते हमें इसी बात पर गौर करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको राष्ट्रपति के पद से संबंधित चर्चा याद है? मूल संविधान में ये माना गया कि हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, और इस संबंध में बाद में एक संशोधन किया गया और अनुच्छेद 74(1) में ये स्पष्ट कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। क्या इस संशोधन से वास्तव में कोई अंतर पड़ा है? इसे स्थापित परंपरा में निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात इस संशोधन में केवल संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या भर की गई है। अब आइए व्याख्याओं से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों को देखते हैं। दोस्तों, संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहे हैं। संविधान में कई संशोधन इन्हीं मतभेदों की उपज के रूप में देखे जा सकते हैं, और इस तरह के टकराव पैदा होने पर संसद को संशोधन यानी अमेंडमेंट का सहारा लेकर संविधान की किसी एक व्याख्या को प्रामाणिक सिद्ध करना पड़ता है। प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान और अपनी शक्तियों को अपने अपने तरीके से व्याख्या करती हैं, और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम लक्षण है। कई बार संसद इन न्यायिक व्याख्याओं से सहमत नहीं होती, और उसे न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। 1970 से 1975 के दौरान कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं जिनमें दोस्तों संविधान के जो विभिन्न अंगों की व्याख्याएं अलग अलग ढंग से की गई थीं। न्यायपालिका तथा अधिकारों से संबंधित अध्यायों में संसद और न्यायपालिका के बीच जो विवाद उठे, उनके बारे में आप जानते हैं। इसके बारे में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच अक्सर मतभेद पैदा होता है, और इसी प्रकार निजी संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार के दायरे और संविधान में संशोधन के अधिकार की सीमा को लेकर भी दोनों के बीच विवाद उठते रहे हैं। 1970 से 75 के काल में संसद ने न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए बार बार संशोधन किए। तो दोस्तों देखिए, संविधान में जो संशोधन हुए हैं कई बार राजनीतिक ढंग से और कई बार सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। यहाँ याद रखना जरूरी है कि 1970 से 75 में भारतीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थीं, और इसीलिए हमारा संवैधानिक इतिहास पूरे तौर पर इस काल की राजनीति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है।
और दोस्तों आगे के जो टॉपिक हैं, अध्याय हैं, उनमें इस बारे में और हम विस्तार से जानेंगे। राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन क्या होता है। दोस्तों तीसरे रूप में अगर जो देखा जाए तो बहुत सारे संशोधन ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति का परिणाम माना जा सकता है। एक अर्थ में कहा जा सकता है कि ये संशोधन तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए गए थे। वास्तव में 1984 के बाद किए गए अनेक संशोधन इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यहाँ पुनः एक बार पिछले प्रश्न को याद करें कि गठबंधन सरकारों के बावजूद इतने संशोधन क्यों किए गए। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि इनमें से कई संशोधनों के पीछे व्यापक आम सहमति काम कर रही थी। राजनीतिक उथल पुथल के इस दौर में अनेक संशोधनों को अगर जो हम देखें तो इस क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन की शुरुआत दल बदल विरोधी कानून जो कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। दल बदल विरोधी कानून को आप जानते हैं 52वां संविधान और संशोधन और 91वां संविधान संशोधन के अलावा इस काल में मताधिकार की आयु सीमा को 21 से 18 वर्ष करने के लिए संविधान में 61वां संशोधन हुआ और 73वां और 74वां संशोधन किया गया। इस काल में नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भी संशोधन किए गए और सन 1992-93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल पैदा हुआ और इन मुद्दों से संबंधित संशोधन पारित करने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। विवादास्पद संशोधन। दोस्तों हमारी अब तक की चर्चा से ये भावना पैदा नहीं होनी चाहिए कि संविधान में संशोधन करने के प्रश्न पर आज तक कोई विवाद ही पैदा नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि 70 से 80 के दशक में इन संशोधनों को लेकर विधि और राजनीति के दायरों में भारी बहस छिड़ी थी। 1971 से 76 के काल में विपक्षी दल इन संशोधनों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है। इस संबंध में 38वां, 39वां और 42वां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे। दोस्तों जून 1975 के बारे में आप जानते हैं कि 1975 में देश का आपातकाल की घोषणा की गई। ये 3 संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। दोस्तों पिछले 3 दशकों में संविधान की बुनियादी संरचना को लेकर देश की सभी संस्थाओं में सहमति हुई। वास्तव में संविधान का 42वां संशोधन एक बड़ा संशोधन है और इस संशोधन में इतने ज़्यादा प्रावधान हैं कि इनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वें संशोधन को। दोस्तों इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया और एक प्रकार से ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय को भी एक चुनौती थी। यहाँ तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। अपने मूल कर्तव्यों के बारे में आपने पढ़ा होगा और उन्हें दोस्तों इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संविधान का 42वां संविधान संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है और ये कहा जा सकता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से प्रायः लिखा गया। क्या आप जानते हैं कि इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना 7वीं अनुसूची और 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों संशोधन संसद में पास किया गया तो विरोधी दलों के बहुत से सांसद जेल में थे। इसी पृष्ठभूमि में 1977 के चुनाव हुए और सत्ताधारी दल यानी कांग्रेस की हार हुई। नई सरकार ने इन विरोधाभासी संशोधनों पर पुनः विचार करना आवश्यक समझा और 38वें, 39वें, 42वें संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन किए गए थे उनमें से अधिकतर को 43वें और 44वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया और इस संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक संतुलन को पुनः लागू किया गया। दोस्तों संविधान की मूल संरचना और उसका विकास क्या है। तो मूल संरचना यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर, संविधान जो भारतीय संविधान ने विकास को जिस बात ने दूर दूर तक प्रभावित किया है वो है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। आप यह बात पहले से जानते हैं कि इस सिद्धांत का न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था और इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया। पहली बात यह कि इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की गई। दूसरी बात, यह संविधान के
किसी या सभी भागों के संपूर्ण संशोधन निर्धारित सीमाओं के अंदर की अनुमति देता है और संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्वों का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। ये केशवानंद भारतीवाद में बात स्पष्ट हो गई। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मुकदमे में 1973 में निर्णय दिया था कि बाद के 4 दशकों में संविधान की सभी व्याख्याएं इसको ध्यान में रखकर की गईं। संरचना का सिद्धांत स्वयं में ही एक जीवंत संविधान का उदाहरण है। संविधान में इस अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्या से जन्मा है। विगत 3 दशकों के दौरान बुनियादी संरचना के सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली है और एक प्रकार से देखा जाए तो न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के चलते संविधान में संशोधन हुए हैं। सभी जीवंत संविधान बहस, तर्क वितर्क, प्रतिस्पर्धा और व्यवहारिक राजनीति की प्रक्रिया से गुजरकर ही विकसित होते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 1973 के बाद न्यायालयों ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। एक अर्थ में बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता और लचीलेपन का संतुलन और मजबूत ही हुआ है। संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन के दायरे से बाहर रखने और उसके कुछ हिस्सों को संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत लाने से ही कठोरता और लचीलेपन का संतुलन निश्चय ही पुष्ट हुआ है। संविधान की समीक्षा यानी रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, 90 दशक के अंतिम वर्षों में समूचे संविधान की समीक्षा करने का विचार सामने आया। सन 2000 में भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया, जिसका उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था। विपक्षी दल और अन्य संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया और आयोग को लेकर उठा राजनीतिक विवाद अपनी जगह है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि आयोग ने बुनियादी संरचना में विश्वास जताया और ऐसे किसी कदम की सिफारिश नहीं की जिससे संविधान की बुनियादी संरचना को चोट पहुंचती हो। इससे पता चलता है कि संविधान में बुनियादी संरचना या फंडामेंटल स्ट्रक्चर के सिद्धांत को कितना महत्व दिया गया है। कई ऐसे और उदाहरण मौजूद हैं जिनसे स्पष्ट है कि संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की भूमिका बहुत रही है। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण सीमा तय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि आरक्षित सीटों की संख्या को कुल संख्या के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस निर्णय को अब तक एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और इसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण के अंतर्गत स्थान देते हुए उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा और ये फैसला दिया कि इस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ नहीं मिलने चाहिए। इस तरह न्यायपालिका ने शिक्षा, जीवन स्वतंत्रता और अल्प समूह संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन के अधिकारों के उपबंधों में अनौपचारिक रूप से कई संशोधन किए हैं और इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि न्यायालय के आदेशों को भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर देखिए, ये बच्ची सोचती है कि ये बात पूरी तरह गलत है। पहले तो आप कहते हैं कि संशोधन के लिए सहमत जरूरी है, लेकिन हम देखते हैं कि न्यायाधीश संविधान के समूचे अर्थ को ही बदल डालते हैं। दोस्तों, समूचे अर्थ को बदलने का मतलब यही है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन किए भी जाते हैं उसे संविधान की मूल संरचना में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब आइए हम उस मुद्दे पर आते हैं जिसका शुरुआत में हमने जिक्र किया था कि संविधान किस तरह से एक जीवंत दस्तावेज है। हमने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना है। इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, लगभग एक जीवित प्राणी की तरह यह दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। जीवंत प्राणी की तरह ही यह अनुभव से सीखता है। वास्तव में उस पहेली का उत्तर है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में संविधान के टिकाऊपन के बारे में किया था। समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। यही लोकतांत्रिक संविधान का असली मानदंड है। लोकतंत्र में व्यवहारिकताएं तथा विचार समय समय पर विकसित होते रहते हैं और समाज में इसके अनुसार प्रयोग चलते रहते हैं। कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र को समर्थ बनाता है और नए प्रयोगों के विकास का रास्ता खोलता हो, वह केवल टिकाऊ विकास ही नहीं होता बल्कि अपने नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र भी होता है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या संविधान खुद का और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है?
तो दोस्तों पिछले 6 दशकों या यूँ कहें कि पिछले 7 दशकों के दौरान देश की राजनीति तथा संवैधानिक विकास के मामले बहुत महत्वपूर्ण परिस्थितियां इनमें पैदा हुई हैं और इस अध्याय में हमने उनमें से कुछ परिस्थितियों का जिक्र भी किया। 1950 से संवैधानिक तथा वैधानिक मुद्दों के बारे में बार बार आने वाला सबसे गंभीर प्रश्न संसद की सर्वोच्चता का था। संसदीय लोकतंत्र में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका पर इसको वरीयता प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान में सरकार के अन्य घटकों को भी शक्तियां दी गई हैं, इसलिए ये अपेक्षा की जाती है कि संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत ही हो और प्रजातंत्र का अर्थ केवल वोट और जनप्रतिनिधियों तक सीमित नहीं है। प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र का अर्थ विकासशील संस्थाओं से है और इनके माध्यम से ही वो कार्य करता है। सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। न्यायपालिका का योगदान। दोस्तों न्यायपालिका और संसद के विवाद के दौरान संसद का मानना था कि उसके पास गरीब, पिछड़े और असहाय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने और संशोधन करने की शक्ति है। न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि ये सब कार्यकलाप संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए और जनहित के उपाय विधिक सीमाओं के बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। प्रजातंत्र में जितना महत्व जन कल्याण को दिया जाता है, उतना ही ध्यान इस बात पर देना पड़ता है कि सत्ता का दुरुपयोग न होने पाए। भारतीय संविधान की सफलता इन तनावों को सुलझाने में ही निहित है। भारतीय न्यायपालिका ने केशवानंद मामले में संविधान की भाषा पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर निर्णय दिया। संविधान पढ़ने पर आपको संविधान के मूल ढांचे के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। संविधान में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि उसका फला भाग मूल संरचना का हिस्सा है और इस प्रकार मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई अवधारणा है। न्यायपालिका ने इस अवधारणा को कैसे विकसित किया, तो पिछले 4 दशकों के दौरान अन्य संस्थाओं ने इसे किस प्रकार अपनाया है, यही आकर हमें शब्द और भावना के बीच का अंतर पता चलता है। न्यायालय का मानना है कि किसी दस्तावेज को पढ़ते समय हमें उसके निहित अर्थ यानी निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए, जिसको कहा जाता है कि बिटवीन द लाइंस। कानून की भाषा की अपेक्षा उस कानून या दस्तावेज के पीछे काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियां और अपेक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं और इसलिए न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि इसके बिना संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके अलावा राजनीतिज्ञों की मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। तो उपर्युक्त अनुच्छेद में न्यायपालिका के बारे में की गई हमारी चर्चा से एक और बात स्पष्ट होती है कि 1967 से 1973 के दौरान पैदा हुए कटु विरोधाभासों के दौर में संसद तथा न्यायपालिका ने एक संतुलित और दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया। केशवानंद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विचार कराने के प्रयास किए गए। ये जब सारे प्रयास विफल रहे तो 42वां संशोधन किया गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। लेकिन मिनर्वा मिल प्रकरण 1980 में न्यायालय ने अपने पहले किए गए निर्णय को पुनः दोहराया। इसलिए केशवानंद भारती मामले में निर्णय दिए जाने के 4 दशकों के बाद भी संविधान की व्याख्या में इस निर्णय ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजनीतिक दल, राजनेताओं, सरकार तथा संसद में भी मूल संरचना के संवेदनशील विचार को स्वीकृति दी। यद्यपि संविधान की समीक्षा की बात चलती रही, लेकिन ये प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं के परे नहीं जा सकी। संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेताओं और जनता के सामने एक साझे भविष्य की तस्वीर थी। नेहरू ने स्वतंत्रता के अवसर पर दिए एक प्रसिद्ध भाषण में इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार बताया था और संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श यानी व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, सामाजिक आर्थिक समानता, जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे। और ये आदर्श आज भी दोस्तों धूमिल नहीं पड़ा है। यही कारण है कि आधी सदी गुजर जाने के बावजूद या यूँ कहें कि 70 साल गुजर जाने के बावजूद भी लोग संविधान का सम्मान करते हैं, उसे महत्व देते हैं। जनता की चेतना को निर्देशित करने वाले ये बुनियादी मूल्य आज भी उतने ही कारगर हैं। दोस्तों संविधान सभा में कई सदस्य ऐसे थे जिन्होंने संविधान को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं माना है।
यह संविधान जिन आदर्शों पर आधारित है उनका भारत की आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह संविधान यहाँ की परिस्थितियों में कार्य नहीं कर पाएगा और लागू होने के कुछ समय बाद ही ठप हो जाएगा। ये संविधान के वाद विवाद खंड में लक्ष्मी नारायण साहू, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, उनका कथन था। तो दोस्तों, ये अध्याय आपने पढ़ लिया, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, और आपने इसमें जाना कि भारतीय संविधान किस प्रकार से एक जीवंत दस्तावेज है और ये बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार कैसे अपने आप को ढालता चला गया है। आइए देखते हैं इस अध्याय का निष्कर्ष। तो दोस्तों, बुनियादी संरचना में कौन से तत्व निहित हैं, इस बात को लेकर अभी तक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। इन बहसों के चलते रहने से कोई बुराई नहीं है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बहस और मतभेद लोकतांत्रिक राजनीति के अनिवार्य अंग हैं। साथ ही हमारे राजनीतिक दलों और नेतृत्व में भी इन बहस के मामले में परिपक्वता का परिचय दिया है। उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि राजनीतिक प्रश्नों से जुड़ी बहस और तर्क वितर्क मर्यादा के बाहर न जाए। समझौतों और आदान प्रदान के बिना राजनीति नहीं चलती है। अतिवादी रुख अपनाना सैद्धांतिक दृष्टि से ठीक हो सकता है, वैचारिक स्तर पर ऐसा करना काफ़ी आकर्षक भी दिखता है, लेकिन राजनीति में सभी पक्षों को अपने अतिवादी विचारों और नज़रियों को छोड़कर एक न्यूनतम साझा समझ विकसित करनी पड़ती है। इसके बिना लोकतांत्रिक राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती। हमारे यहाँ की जनता और राजनीतिज्ञों ने इस बात को भली भांति समझा है और इसी मर्यादित व्यवहार के कारण हमारा लोकतांत्रिक संविधान सफल रहा है। सरकार के विभिन्न अंगों, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, इनके बीच सर्वोच्च होने की प्रतिद्वंदिता हमेशा चलती रहेगी। जन कल्याण के अभिप्राय को लेकर भी उनके बीच द्वंद्व बना रहेगा, लेकिन अंततः निर्णय जनता के हाथों में रहता है। वस्तुतः लोकतंत्र का उद्देश्य और लोकतांत्रिक राजनीति का अंतिम लक्ष्य जनता की आज़ादी और खुशहाली है। तो दोस्तों, ये था एनसीईआरटी 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान का अध्याय 9, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। इसमें हमने अत्यंत ही विस्तार पूर्वक भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसमें महत्वपूर्ण संशोधन और पिछले 70 वर्षों में संविधान का क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ, उसमें किस तरह के मोड़ आए, किस तरह के बदलाव आए, फिर भी हमारा संविधान परिवर्तनशील संविधान और समय तथा परिस्थितियों के मांग के अनुरूप अपने क्रियान्वयन में सफल रहा है। ऐसा भारतीय परिस्थितियों और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के आपसी तालमेल और संतुलन से संभव हो पाया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।